Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about World Inequality Report 2022. और यहाँ पे जो भी हम डाटाज देखेंगे इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन राइटिंग एन आंसर इन योर पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी. इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर राइटिंग एनी एस्से और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं. तो देखिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आ गई है और ये इनफैक्ट इसका दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट लगभग एक वीक पहले आ गया था. ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. उसके को डायरेक्टर लूकास चैंसल और एक काफ़ी वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी. इन दो लोगों ने मिल करके ये मेनली ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 पब्लिश की है. थॉमस पिकेटी इज़ वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट. इनको मॉडर्न डे का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग या सोशलिस्ट अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 पब्लिश की है. अगेन आई डोंट थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन पब्लिश करता है, क्या करता है. जो डाटा हम देखने वाले हैं इनइक्वालिटी की पूरी दुनिया भर में कि किस तरीके से वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ या डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वेल्थ और देयर हैज़ बीन ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. तो ये डाटा की मदद से आप कोट कर सकते हैं. कभी भी अगर मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आ जाए, निगेटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद ओवरऑल देशों का या पूरे दुनिया भर में जीडीपी तो बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ा है और वहाँ पे आप ये डाटा कोट कर सकते हैं. तो पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आए. बाकी पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रोग्राम लाए गए बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट थी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच की, वो ख़त्म हो गई. कैपिटलिज्म और की जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल या जिसको नियो लिबरल इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं, दैट बिकेम ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल मॉडल. और तब से पूरे दुनिया भर में ट्रेड बढ़ा है, जीडीपी बढ़े हैं पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों के, लेकिन इनइक्वालिटी भी साथ ही साथ बढ़ी है और वो हमें इस डाटा से देखने को मिलता है. अगर हम बात करें, देखिए वैसे इनकम और वेल्थ दोनों पे अलग अलग डाटा दिया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा तो हम याद नहीं कर सकते, तो मैंने वेल्थ का डाटा आपको दिया है, आप उसी को याद कीजिए. आई होप आप इनकम और वेल्थ का अंतर तो समझते ही हैं. इनकम जो हर साल या हर महीने हम कमाते हैं, रिकरिंग इनकम, रिकरिंग जो फ्लो आता है, और वेल्थ जो अभी तक का हमने पैसा कमा करके रखा हुआ है वो है वेल्थ. तो हम वेल्थ का अगर डाटा देखें तो जो बॉटम 50% लोग हैं पूरे दुनिया भर में, यानी कि दुनिया के जो 50% गरीब लोग हैं, उनके पास बस दुनिया का 2% वेल्थ है. तो जितना भी दुनिया में वेल्थ है उसका बस 2% दुनिया के 50% गरीब लोगों के पास है. जबकि अगर टॉप 1% की अब बात करें तो पूरे दुनिया के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनके पास पूरे दुनिया का 38% वेल्थ है. सोचिए कितनी इनइक्वालिटी है. बस 1% लोगों के पास पूरे दुनिया का 38% वेल्थ है, संपत्ति है. वहीं अगर टॉप 10% की बात की जाए तो दुनिया के टॉप 10% रिच लोगों के पास पूरे दुनिया का 76% वेल्थ है. ये डाटा आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको आप कोट कर सकते हैं. ऐसे ही हालात कुछ इंडिया में भी हैं. इंडिया के जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास इंडिया का टोटल 65% वेल्थ है. अगर इंडिया के टॉप 10% लोगों के वेल्थ की बात की जाए तो एवरेज वेल्थ टॉप 10% लोगों का है ₹63 लाख के आसपास. जबकि अगर टॉप 1% की बात की जाए तो इंडिया के जो टॉप 1% रिच लोग हैं उनके पास इंडिया का टोटल 33% वेल्थ है. एवरेज जो टॉप 1% लोगों का वेल्थ है दैट इज समवेयर क्लोज टू 3 करोड़ 20 लाख. वहीं अगर बॉटम 50% की बात की जाए तो बॉटम 50% के पास बस 6% टोटल वेल्थ है इंडिया का. अगर एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ देखा जाए तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 9,83,000. मतलब ऑन एन एवरेज एक परिवार के पास लगभग 10 लाख रुपए हैं. अगर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मोस्ट अनइक्वल तो नहीं कह सकते लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारे देश में दोनों ही चीज़ें हैं. एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, राइजिंग पॉवर्टी, और दूसरी तरफ एफ्लुएंट एलिट्स भी हैं, बहुत रिच लोग भी निकल के आ रहे हैं, और एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी भी है.
अब ये जो इनइक्वालिटी है, वेल्थ की इनइक्वालिटी, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको लेकर के बहुत सारे सजेशंस आए हैं पूरे दुनिया भर में। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सजेशन है, जो सबसे पॉपुलर है और वेल डिस्कस्ड है, वो आप अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं, वो है थॉमस पिकेटी का। इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको मॉडर्न वर्ल्ड का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। इनकी एक बुक है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। उसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि पूरे दुनिया भर में मॉडरेट वेल्थ टैक्स अप्लाई किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। देखिए, अभी हम लोग जो टैक्स देते हैं वो हम लोग इनकम पे टैक्स देते हैं। इनका सजेशन है कि इनकम पे तो टैक्स होना ही चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत वेल्थ पे, ओवरऑल जो जितना भी किसी इंसान के पास संपत्ति है उस पे टैक्स होना चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम लोग लगभग 3.5% का वेल्थ पे टैक्स इंट्रोड्यूस करें तो आने वाले टाइम में बहुत सारा रिसोर्स जनरेट हो सकता है, जिससे गरीब लोगों के वेलफेयर पे फोकस किया जा सकता है। और जब गरीब लोगों के वेलफेयर पे काम करेंगे हम लोग, स्किल पे, डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो ओवरऑल ये गरीब लोग भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे और इकोनॉमी को जब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा। तो इस कारण से इन्होंने सजेस्ट किया कि लेट अस इंट्रोड्यूस अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स। अगर आप इस डाटा को, इस ग्राफ को देखिए, तो जो टॉप के रिच लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनका अगर आप देखिए तो ओवरऑल वेल्थ ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा रहता है। जबकि जो गरीब लोग हैं, जैसे आप इस डाटा से भी अगर समझने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे है इनकम का डाटा और यहाँ पे है वेल्थ का डाटा। तो जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास बस 2% वेल्थ है पूरे दुनिया का, लेकिन जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास टोटल दुनिया जो एवरेज इनकम है उसका 8% इनकम यहाँ से आता है। तो कहीं ना कहीं इनकम पे जो टैक्स हम लगाते हैं, हम लोग टैक्स लगाते हैं इनकम पे। जैसे टॉप के 1% लोग हैं, टॉप के 1% लोग का टोटल इनकम है 19%, लेकिन उनकी पुरानी संपत्ति बहुत ज़्यादा है। टॉप के टोटल 1% लोगों की इनकम है 19%, लेकिन टॉप के 1% लोगों का ओवरऑल वेल्थ है 38%। तो पुरानी संपत्ति इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनकम पे अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं बस, तो कम रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर वेल्थ पे टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और वेल्थ पे टैक्स लगा करके इन गरीब लोगों के वेलफेयर पे फोकस किया जा सकता है। तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ थॉमस पिकेटी कि रादर दैन जस्ट गोइंग फॉर इनकम टैक्स, लेट अस इंट्रोड्यूस अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ tax. The next article is taken from national segment. It is about Ken-Betwa River Interlinking Project, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view, especially from irrigation segment. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं। आपको एक बात तो पता है कि हमारे देश में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनमें सरप्लस वाटर रहता है। सरप्लस वाटर फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव, मतलब हमें जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा पानी रहता है, और इस कारण से कभी कभार वहाँ पे फ्लड्स भी आते रहते हैं। नॉर्मली जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने के बाद भी वहाँ पे फ्लड आते रहते हैं। तो सम रिवर्स आर हैविंग सरप्लस वाटर या एक्स्ट्रा वाटर, while some rivers are deficit, मतलब they are not capable of fulfilling the human requirements in the surrounding area। तो कुछ रिवर्स, खासकर अगर आप ध्यान दें तो जो हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, साउथ इंडिया की नदियाँ हैं, ये थोड़ी सी वाटर डेफिसिट रहती हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया की नदियाँ जनरली वाटर सरप्लस रहती हैं। तो इसी कारण से एक सजेशन दिया गया था। ये सजेशन कई दफ़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस दिया जा चुका है। इंडिपेंडेंस से पहले भी एक आधा ब्रिटिश इंजीनियर्स ने ये सजेशन दिया था कि क्यों ना हमारे जो भी नॉर्थ की नदियां हैं उनको आपस में मिला दिया जाए, और फिर उनको साउथ की नदियों से ऐसे मिला दिया जाए। जैसे नॉर्थ की नदियों को सबको मिला दिया गया, और फिर यहाँ से एक लिंक निकाल करके साउथ की नदी, महानदी नॉर्थ में है, और साउथ की गोदावरी को मिला दिया जाए। तो नॉर्थ की सारी नदियों को मिलाया, फिर महानदी से गोदावरी को मिला दिया, और साउथ की सारी नदियों को मिला दिया। तो इससे होगा कि इंडिया की सारी नदियाँ एक दूसरे से मिल जब जाएंगी तो फिर जो वाटर सरप्लस एरिया है वहाँ से जो पानी है वो वाटर डेफिसिट एरिया में भेजा जा सकता है, और जो कहीं पे वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट का प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसा पहला सजेशन दिया था डॉक्टर KL राव ने 1970s में, जो उस टाइम के यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर थे। 1980s में इस पे फिर सीरियस प्लान होना शुरू हुआ, और पहली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई रिगार्डिंग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, और इस रिपोर्ट का नाम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो इन रिवर्स को इंटरलिंक करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट
इसका टेक्निकल नाम है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। इसका यही आइडिया था कि जो वाटर सरप्लस एरिया है वहाँ से पानी को ट्रांसफ़र किया जाए इन वाटर डेफिसिट एरिया। इसमें टारगेट ये रखा गया कि जो पेनिनसुलर इंडिया की 16 नदियाँ हैं उनको आपस में मिला दिया जाए, और जो हिमालयन रीजन की 14 नदियाँ उनको आपस में मिला दिया जाए, और फिर वापस इस महानदी को, जो हिमालयन रीजन की नदी है, उसको यहाँ गोदावरी से जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी है उससे मिला दिया जाए। तो दैट वाज पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसको अगस्त 1980 में इस प्लान को बना लिया गया था। ये हैं 16 नदियाँ पेनिनसुलर इंडिया की जिनको आपस में मिलाना है, और ये हैं 14 नदियाँ हिमालयन रीजन की जिनको आपस में मिलाना था, और बाद में इन दोनों को आपस में मिला देना था अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। लेकिन ये जितना सुन करके आसान लग रहा है, इतना आसान तो है नहीं। इसमें सबसे बड़ा, बहुत सारे वैसे तो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप देखिए जो साउथ इंडिया है वो थोड़ा हाइट पे है, आपको पता है। ये पेनिनसुलर इंडिया जो है इट्स अ काइंड ऑफ प्लेटू रीजन। तो यहाँ से हिमालयन रीजन से पानी को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है साउथ इंडिया में, तो हमें बहुत लार्ज नंबर में पंप्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे डैम्स बनाने होंगे। डैम्स बनाने में बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो सकता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना होगा। तो ये सब तमाम तरह के चैलेंजेस थे, और इसी कारण से नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 में बन गया था रिगार्डिंग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, लेकिन उस पर कुछ खास काम हो नहीं पाया। और अब जब मौजूदा सरकार आई पावर में 2014 में, उसके बाद इन्होंने इस डायरेक्शन में धीरे धीरे काम करना शुरू किया। तो अलग अलग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को लिया गया। अब टारगेट ये रखा गया है कि एक बार में सारी नदियों को नहीं जोड़ा जाएगा, एक एक करके छोटे छोटे लिंकेज किए जाएंगे। जैसे केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा, इस धीरे धीरे अलग अलग नदियों को जोड़ा जाएगा, और एक एक छोटी छोटी लिंकेजेस कर करके धीरे धीरे स्टडी करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओवर ए पीरियड ऑफ 50-60 ईयर्स ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसका टारगेट है कि रिवर्स को इंटरलिंक किया जाए, ओवर ए 50-60 ईयर्स ये पूरा प्लान कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज़ द आइडिया कि धीरे धीरे एक एक नदियों को जोड़ करके देखा जाए। तो अब 40 सालों बाद इस पे काम शुरू हुआ है, और करंट न्यूज़ ये है कि इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का जो पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, दैट इज़ केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। इसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो पहला नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो 40 साल पहले प्रपोज किया गया था, उसकी पहली प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है भारत सरकार द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट होगा उसमें ये जो केन नदी है, आप देख सकते हैं जाकर के यमुना को ये मिलती है, यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और दूसरी तरफ ये बेतवा नदी है, ये आप देख रहे हैं। ये केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। केन नदी पे यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा, दौधन डैम, और इस डैम की मदद से यहाँ से ये लिंक कनाल की मदद से केन नदी से पानी बेतवा नदी की तरफ भेजा जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो केन नदी है ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होते हुए गुजरता है। अब ये जब दौधन डैम बनाया जाएगा तो यहाँ का कुछ एक एरिया, फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज हो सकता है पानी में, जिससे कुछ एक ख़ास तरीके के स्पीसीज़ जैसे कि वल्चर या जैकाल्स को ये पॉपुलेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from economy segment. It is about monetary policy review. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो monetary policy के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. पहले देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको पता है आरबीआई डिसाइड करती है, जिसमें हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसे सीधा सीधा बैंकिंग्स के मदद से इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट किया जा सके, उनको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी. तो 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी तो देखिए आरबीआई के गवर्नर अकेले बनाया करते थे, लेकिन फिर 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड करके, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी. 6 लोगों की एक कमेटी है जो मिल करके अब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते हैं. इस कमेटी के चेयरमैन अभी भी आरबीआई गवर्नर ही हैं. इट इंक्लूड्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर, 1 ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो ये टोटल 6 लोग मिल करके मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है नॉर्मली हर दूसरे महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है. मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग टूल्स हैं, जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स की बात की जाए तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेट एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट.
अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। तो इसके लिए कैसा था कि भारत सरकार ने आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था इन 2015, जिस एग्रीमेंट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के हिसाब से आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू डन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आप इन्फ्लेशन रेट को, सीपीआई इन्फ्लेशन रेट को यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखेंगे। 4 ± 2%, इसी को हम कहते हैं 2% से 6% के बीच में रखेंगे। ये पहली बार 2015 में ये लाया गया। दिस टारगेट फॉर आरबीआई टू बी फॉलोड और टू बी अचीव्ड थ्रू सक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और इस टारगेट को लाया गया अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। ये टारगेट पहले 5 सालों के लिए था टिल 2021, लेकिन बाद में इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया और अब ये टारगेट 2026 तक एप्लीकेबल है फॉर आरबीआई। एंड इफ़ आरबीआई फेल्स टू कीप द इन्फ्लेशन रेट in the desired range, that is from 2% to 6% for 3 successive quarters, then it will have to submit a report to the government explaining the reason behind it कि ऐसा आखिर हुआ क्यों और वो क्या एक्शंस ले रहे हैं दोबारा से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब एक करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू हुई थी, रिव्यू मीटिंग हुई 2 दिनों पहले, और जिसमें आरबीआई ने फैसला लिया कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उनको बदलेंगे नहीं। तो रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट टू 4% ओनली। रिवर्स रेपो रेट जो पहले भी 3.35% था अभी भी 3.35% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट या बैंक रेट 4.25% पे है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पिछले 9 बार से फॉर 9th सक्सेसिव टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फरवरी 2020 में, ध्यान से समझिएगा, फरवरी 2020 में अगर आप रेपो रेट देखें तो 5.15% था फरवरी 2020 में। उसके बाद आपको याद होगा कि कोरोना पैंडेमिक शुरू हो गया, मार्च से तो ये सब शुरू हो ही गया, लॉकडाउन वगैरह, तो इकोनॉमी में स्लोडाउन आया एकाएक से। तो स्लोडाउन को काउंटर करने के लिए आरबीआई ने बार बार रेपो रेट घटाया। जब रेपो रेट घटाया तो रिवर्स रेपो रेट को भी घटाना पड़ा, बैंक रेट को भी थोड़ा घटाना पड़ा। मेन तो आप जानते ही हैं कि रेपो रेट मेन है। तो आरबीआई ने लगभग 3 महीने में ही आप देखिए 5.15 रेपो रेट को घटा करके कर दिया 4%, यानी कि खूब सारा रेपो रेट घटा दिया कि बैंक्स को सस्ते दामों पे लोन दे पाए, बैंक्स आगे कस्टमर्स को और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ मेंटेन हो पाए। तो आरबीआई ने खूब सारा रेपो रेट घटा तो दिया कोरोना पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तब से, ताकि हमारे देश की ग्रोथ रेट बनी रहे। लेकिन तब से कैसा है कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ गया है। तो अभी कुछ टाइम से ये बातें चल रही हैं कि अब चूँकि इकोनॉमी रिकवर कर रहा है तो आरबीआई को फिर से थोड़ा थोड़ा करके रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए। ये बातें चल रही हैं और इस बार उम्मीद थी कि इस वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा जो अभी अब दिसंबर महीने में हुआ है, इसमें उम्मीद थी कि आरबीआई थोड़ा सा रेपो रेट को बढ़ाएगी, 4% से बढ़ा करके 4.15 कर सकती है। लेकिन आपको पता है कि इसके पहले ही ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात होने लगी है कोरोना की, और ओमिक्रॉन के कारण एक बार फिर से ये डर है कि हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और हो सकता है कि फिर से थोड़े बहुत लॉकडाउन्स लगने शुरू हो जाए। तो ओमिक्रॉन के थ्रेट के कारण आरबीआई ने फिर से फैसला किया कि चलिए इस बार भी नहीं बढ़ाएंगे रेपो रेट, इस बार भी रेपो रेट को वही रखते हैं 4%। तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा नहीं बढ़ा अगर, तो आप देख सकते हैं कि जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगी जो अब अगले साल ही होगी 2022 में, उसमें आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ लाया जा सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा। तो वापस से कुछ लॉकडाउन हुआ, स्लोडाउन हुआ, तो फिर रेपो रेट यही रहेगा, 4% ही रहेगा। आप आई होप आप बेसिक्स तो समझते ही हैं कि हाइयर रेपो रेट means that is a kind of contractionary monetary policy that is done when inflation is high but growth rate is also high। तो हाई रेपो रेट को बढ़ाया जाता है उस केस में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और रेपो रेट को घटाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज डन व्हेन ग्रोथ रेट इज लो। The next article is taken from Assam segment. It is about separate Unicode chart. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view। तो देखिए
हम लोग जो भी कंप्यूटर में की दबाते हैं, जैसे हमने ए दबाया, बी दबाया, अपने जो भी हमारा कीबोर्ड होता है उस पर जो भी हम बटन दबाते हैं, तो वो बटन दबाने के बाद जो एक पर्टिकुलर तरह का मैसेज या कोड की मदद से हमारे सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जाता है। जैसे हम दबाते हैं मान लीजिए लेटर ए, लेकिन लेटर ए का एक स्पेशल कोड है U+0041। यही कोड जाता है जिससे हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाता है कि अच्छा मुझे ए रीड करना है इसको। सो हर लेटर का, हमारे जो कीबोर्ड पे हर लेटर का अपना एक कोड है। तो वैसे ही जो पहला एसएमईज अल्फ़ाबेट है उसका कोड है U+0985। और ये जो कोड होते हैं हर एक लेटर के लिए, इसको रिकॉग्निशन देने वाली दुनिया भर की बस एक ही एजेंसी है जिसका नाम है यूनिकोड कंसोर्शियम। इसको ये अधिकार दिया गया है कि अलग अलग जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उनके स्क्रिप्ट्स को आप कीबोर्ड पे अलग अलग कोड दें, जिसकी मदद से फिर उसको फिट किया जा सके उस कीबोर्ड पे उस कोड को, और फिर उसकी मदद से हमारा सिस्टम उसको पढ़ पाए। तो ABCDEFG सबके अपने अपने कोड हैं। वैसे ही एसएमईज के, बंगाली के, सब लैंग्वेज के जो भी स्क्रिप्ट हैं उनका अपना अपना कोड है, और वो कोड देता है ये यूनिकोड कंसोर्शियम। अब कैसा है कि अगर बंगाली और एसएमईज स्क्रिप्ट की बात की जाए, आपने देखा भी होगा अगर बंगाली और एसएमईज स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और यही कारण है कि बंगाली और एसएमईज स्क्रिप्ट के जो कोड हैं वो कॉमन हैं। एसएमईज का अपना अलग से कोड नहीं है, वही बंगाली वाला कोड हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए भी एसएमईज स्क्रिप्ट के लिए भी वही बंगाली वाला कोड इस्तेमाल किया गया है। जो भी थोड़े बहुत चेंजेज हैं, जैसे जो भी एडिशनल वर्ड्स हैं, एडिशनल लेटर्स हैं एसएमईज के, उसके लिए थोड़ा बहुत अलग से कोड दे दिया गया है। अदरवाइज़ एसएमईज स्क्रिप्ट का अपना अलग यूनिकोड नहीं है। यही है पूरा मुद्दा। एसएमईज स्क्रिप्ट का अपना अलग से यूनिकोड नहीं है, हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट का ही यूनिकोड हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी कारण से बहुत टाइम से असम के अंदर डिमांड चल रही है कि हमारा खुद का अलग से यूनिकोड होना चाहिए। दिस यूनिकोड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ISO। नॉर्मली कैसा, जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिकोड बनाता है यूनिकोड कंसोर्शियम, जो कि एक इंटरनेशनल NGO है, और उसको रिकॉग्निशन देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है ISO। तो हम चाहते हैं कि एसएमईज स्क्रिप्ट्स का भी अपना एक सेपरेट यूनिकोड रिकॉग्निशन हो। इट शुड नॉट बी एज पर बंगाली यूनिकोड रिकॉग्निशन। तो बंगाली का तो अपना जो है सो है ही, हमारा अलग से बना दिया जाए। अभी कैसा है कि बंगाली और एसएमईज के जो स्क्रिप्ट जो मिलते जुलते हैं, तो दोनों का लगभग एक ही है। हम एसएमईज के लिए भी हम लोग बंगाली वाला ही यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं एसएमईज के, उसके लिए 2-4 नए यूनिकोड दे दिए गए। अदरवाइज़ एसएमईज का अपना कोई अलग से यूनिकोड नहीं है। आसाम सरकार ने क्या किया है, आसाम सरकार ने एक 14 मेंबर की कमेटी बनाई है। दिस कमेटी इज़ हेडेड बाई आसाम कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर बिमल बोरा जी। और ये 14 मेंबर की जो कमेटी है वो सजेस्ट करेगी कि एसएमईज स्क्रिप्ट का कैसे एक सेपरेट यूनिकोड बनाया जाए। तो यही काम है कि अब हम लोग अपने एसएमईज स्क्रिप्ट का अलग से यूनिकोड चार्ट बनाएंगे। उसके अलावा इस 14 मेंबर कमेटी को ये भी काम दिया गया है कि सजेशन दें कि कैसे एसएमईज को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बना पाएँ। अभी तक बस 6 ही क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे देश में, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी? इट प्रोड्यूसेस लेस वेस्टेज, एब्सोल्युटली करेक्ट, देन लीनियर इकोनॉमी। इट इज़ लेस कॉस्ट एफिशिएंट, दिस इज रॉन्ग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल? इट इज़ गाइडेड मिसाइल विथ हाई प्रिसीजन, दिस इज रॉन्ग। प्रिसीजन इसका कम रहता है। इट इज़ फायर्ड इन हाई एटमोसफेयर, दिस इज राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.